हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटालिक सॉलिड क्या होता है। चूँकि पिछले क्लास में हम लोगों ने कोवेलेंट सॉलिड और आयोनिक सॉलिड के बारे में पूरी तरह से डिस्कशन कर लिए थे, इसी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटालिक सॉलिड क्या होता है। मेटालिक सॉलिड, ठीक है, मेटालिक सॉलिड हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, थोड़ा दिक्कत था, कुछ प्रॉब्लम था, इसी के वजह से नहीं आ रही थी। लेकिन मैं अब 100% एफर्ट दूंगा वीडियोस आए डेली, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं केमिस्ट्री क्लास 12th, चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। तो देखिए मेटालिक सॉलिड क्या होता है, पढ़ते हैं। मेटालिक सॉलिड क्या होता भाई, क्या होता? आप लोग बताइए मेटालिक सॉलिड क्या होता? मेटालिक से ही पता चल रहा है कि मेटल्स, ठीक है, मेटालिक से ही पता चल रहा है मेटल्स की बात होगी यहाँ पे भाई। तो देखिए क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सच सॉलिड्स कंपोज्ड ऑफ या सच सॉलिड विच आर कंपोज्ड ऑफ which are composed of metal cations held together by C, इस बात को ध्यान रखिएगा, C of वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब भाई इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखिए पूरा। अगर अपना ध्यान अगर इस बोर्ड पे रखोगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। और क्या, अभी आप मेरा वीडियोस देख रहे हो, ऐसे में आ गया व्हाट्सएप पर हेलो बाबू, बस लो वीडियो छोड़ के देखने लगोगे, वहाँ पे चैटिंग वैटिंग करने लगोगे, तो फिर ऐसे में नहीं समझ में आएगी केमिस्ट्री। उसको थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर दो, बाद में भी तो बात कर सकते हो ना, ठीक है। हेलो बाबू, सोना खाना खाए, ताना ताए बाबू, वो सब बाद में भी हो सकता है। जब वीडियोस देख रहे हो मेरा, तब पूरा तरह से कंसंट्रेट करो वाइट बोर्ड पर, तभी आपको समझ में आएगी। हाय बाबू सोना करने से कुछ नहीं होता, वो बाद में उसको समय दे दो। चलिए देखिए क्या है मेटालिक सॉलिड क्या होता है। सच सॉलिड्स विच आर कंपोज्ड ऑफ मेटल्स, वैसे सॉलिड, वैसे ठोस जो मेटल के कैटायन से, मेटल के कैटायन से जो बना होता है उसी को बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। और भी कुछ मिला होता है बाबू, और भी कुछ होता है। सच सॉलिड्स विच आर कंपोज्ड ऑफ मेटल्स कैटायंस, मेटल के कैटायन से तो बना होगा ही, उसके साथ साथ जो है एक और चीज़ होता है सी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी वो जो हमारा मेटल का कैटायन होता है वह किसके सपोर्ट से जो है बंधा होता है, समझ रहे? वो होता है सी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चूंकि सी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, इसके बाद वही तो डिस्कशन करेंगे हम लोग, धैर्य रख लीजिए थोड़ा। यानी बहुत सारा, खूबे सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, खूबे सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। यानी इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र, इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र होगा, समुद्र। उसमें बेचारा एक हमारा कोई सा भी मेटल का आयन रहेगा, जैसे Fe का मेटल आयन रहेगा, ठीक है। और इसके बीच में जो फोर्स काम करेगा, इस ये देखिए ये क्या है, ये कैटायन है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है, और यही अट्रैक्शन के वजह से एक फोर्स डेवलप होता है। उस फोर्स को बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। वो बॉन्डिंग जो होता है, उस बॉन्डिंग को बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग, और उस टाइप के सॉलिड्स को बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। चूँकि अभी हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, डिटेल में बताएंगे तभी आपको समझ में आएगा। बस इतना जान लीजिए मेटालिक सॉलिड वो सॉलिड होता है जो मेटल कैटायन से मिलकर बना होता है, और वो जो मेटल कैटायन होता है उसको यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी सी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पकड़ रखता है बहुत सारा। चूँकि प्रोटॉन होता है बहुत बड़ा, तो उसको पकड़ के बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रखेगा ना, तो सी एक समुद्र रहता है इलेक्ट्रॉन का, और वो जो है इस कैटायन को, मेटल के कैटायन को पकड़ के रखते हैं। तो यही होता है मेटालिक सॉलिड। चूँकि मेटालिक सॉलिड का बहुत सारा एग्जाम्पल है बच्चा लोग, तो देखिए एग्जाम्पल मैं ठोक रहा हूँ।
आयरन, ठीक है, सॉरी, चलिए अच्छे से मैं लिख दे रहा हूँ, आयरन, एल्यूमिनियम, सिंबल Al, और क्या होता है, बहुत सारा होता है, कॉपर, Cu, ETC, बस ज़्यादा हमको जानना नहीं है, बस इतना जान लीजिए, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सारा क्या होता है, मेटल्स होते हैं ना ये। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, अगर हम लोग Fe यानी बोले तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहे तो कैसे होगा। हम लोग आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है ये आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते ही होगे, बहुत इजी था, आप लोग पढ़ चुके हो। तो कैसे होगा, तो देखिए उसके लिए एक ट्रिक था, वो क्या था, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f। इसमें तीर चलता था, ऐसे ऐसे, याद आ रहा है आपको? याद आ रहा होगा, वेरी नाइस। देखिए इस तरह से तीर चलता था, इस तरह से राम जी का तीर चलता था, और उस हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते थे। जिस ऑर्बिटल को वो पहले तीर मार रहा है, ठीक है, वह जो है उसका एनर्जी लेवल थोड़ा कम है, यानी जिस सेल का, जिस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कम है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाता है। जिसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाता है। तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और उसके बाद 3d6 हो गया ना। 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है ना, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसमें 26 इलेक्ट्रॉन्स ही भरे जाएंगे। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन उसमें, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन। चलिए ये हो गया। हाँ, अगर हम चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ऑर्गन और उसके बाद 3d6 4s2। चूँकि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे 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 4s2 और 3d6 इस तरह से भी लिख सकते थे, क्योंकि AR लिख दिया तो ऑर्गन हो गया, और उसके बाद 4s2 यहाँ तक ऑर्गन आ जाएगा, उसके बाद 4s2 3d6 इस तरह से ये हो गया। समझ में आ रहा है? इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे ना। चलिए मैं इसको मिटा लेता हूँ, आप लोग ध्यान से देखते रहिए, सब कुछ समझ में आएगा। इस तरह से था। लेकिन चूँकि एक बात आप गौर कीजिए, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन ये तो होगा, लेकिन 3d6 जो है, 3d6 जो है उसका एनर्जी लेवल यानी एनर्जी जो है ज़्यादा है, इसका एनर्जी ज़्यादा है एज कंपेयर टू 4s2। यानी 3d6 का जो एनर्जी लेवल है वो 4s2 से ज़्यादा है। इसी के लिए 4s2 में जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले भराता है। लेकिन एक और बात, 4s2 जो है ये आयरन का आउटर मोस्ट सेल है भाई, आउटर मोस्ट सेल है, ये सबसे भारी है, लेकिन बाद में भराएगा इलेक्ट्रॉन, नहीं पहले भरा जाएगा इसमें। भले इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है कि उसका एनर्जी लेवल कितना है, यानी इलेक्ट्रॉन कब भराएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आउटर मोस्ट सेल तो है, ये आउटर मोस्ट सेल तो है। बस ये बात हमको अभी ध्यान में रखिए। अब हम ऐसा क्यों बता रहे हैं वो थोड़ा सब्र रख लीजिए क्या होता है। चलिए एक और बात लिखिएगा, ये बहुत ही फेमस है कि डी ब्लॉक मेटल्स आर नोन एज ट्रांजिशनल मेटल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th में आप पढ़ चुके हो ये, कि डी ब्लॉक के जितने भी मेटल्स होते हैं सारे ट्रांजिशनल मेटल होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब एक और बात है, डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंड देयर आउटर मोस्ट सेल, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सेल, द डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंड देयर आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोथ पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। वाह, बहुत ही गजब का बात है। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए डी ब्लॉक के जितने भी मेटल होते हैं ना उसको ट्रांजिशनल मेटल कहे जाते हैं। ये हमको पता है भाई, हम पढ़ते आ रहे हैं, समझ रहे, ये हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 11 से ही। अब अगला बात है कि डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है किसका, ट्रांजिशनल मेटल्स का, जैसे आयरन का, ये सारा ट्रांजिशनल एलिमेंट्स है यानी मेटल है। तो जो जितने भी ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं उनका जो डी ऑर्बिटल वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ये देखिए ये डी ऑर्बिटल वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है और उसके साथ साथ जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है यानी आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों केमिकल बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। ऐसा नहीं, हम क्लास 10 में पढ़ते आ रहे थे ना, क्लास 10 में हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है यानी जो आउटर मोस्ट सेल होता है, आउटर मोस्ट जो बाहरी सेल होता है, उसी वाला वही इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्डिंग में यानी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ पे बात यह है कि जितने भी ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं उनका डी ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन यानी डी ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन और उसके साथ साथ जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों भाग लेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो यहाँ देखिए हमारा आयरन है, इसमें डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है और एस ऑर्बिटल में 2 है। चूँकि ये आउटर मोस्ट है, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल है और 3d6 जो है इनर है, फिर भी ये भाग लेगा। 6 2 8 इलेक्ट्रॉन होता है आयरन का जो भाग लेगा अभी केमिकल बॉन्डिंग में। तो इतना बात आई थिंक समझ में आया। चलिए मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मेरा क्या पर्पस है इसको बताने का, वो अभी जस्ट पता चल जाएगा आपको। पहले इतना आप छाप लीजिए तो बढ़िया से, चलिए छाप लीजिए, तरंग ट्रांग ट्रूंग ट्रांग। चलिए आप ये पूरा लिख लिए होंगे तो इसको देते हैं मिटा और नेक्स्ट देखते हैं क्या हम कहना चाह रहे हैं, इसको बताने का मेरा क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, अब भी पता चल जाएगा बाबू, आपको अब भी पता चल जाएगा। टन टना टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12, 9 से 12, अरे भाई 9 से 12 जाना, 9 से 12 पहले पढ़ लो। चलिए आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। तो उसमें 26 इलेक्ट्रॉन होंगे। कॉन्फ़िगरेशन में अभी बता दिया आयरन का, ऑर्गन यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d6। हमने अभी बताया जितने सारे ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं, सारे ट्रांजिशनल एलिमेंट का डी ऑर्बिटल और जो आउटर मोस्ट सेल है यानी वैलेंस सेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों भाग लेते हैं। यानी ये दोनों जो है भाग लेगा केमिकल बॉन्डिंग में। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ, जैसे ये आयरन है, ये आयरन, इसको 8 इलेक्ट्रॉन घेरे रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन। अभी हम बताए हैं क्योंकि दोनों ट्रांजिशनल एलिमेंट्स का डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों भाग लेता है। तो इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 यहाँ और 6 यहाँ, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ऐसा तो नहीं है कि आयरन का कोई भी मेटल है उसमें एक ही एटम होगा, भाई बहुत सारा एटम होगा ना। फिर ले लीजिए एक और आयरन इधर, फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 और ले लेते हैं तब बेहतर समझ में आएगा। 1 2, कोई बात नहीं है, अभी ये बोर्डिंग लग रहा है तो मैं स्पीड बढ़ा दूंगा इसमें, या आप लोग स्पीड बढ़ा लो, कोई बात नहीं है। 2 3 4 5 6 7 8 इधर बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर इधर बना लेता हूँ एफ का। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर इधर बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ माय गॉड, कितना सारा इलेक्ट्रॉन का बाढ़ आ गया है। इसी के लिए इसको सी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। 2 3 4 5 6 7 8।
कितना सारा अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हो। ओहो मेरा ढक्कन गिर गया, समझ रहे हो। अब ये बताने का मेरा क्या उद्देश्य था, अब भी पता चल जाएगा। क्योंकि अब देखिए ये जो है ना, ये Fe, चूँकि ये अभी इसको हम बोलते हैं, इसका एक स्पेसिफिक नाम है कर्नल, इसको हम बोलते हैं कर्नल। चूँकि कर्नल जो है ना, कर्नल क्या, न्यूक्लियस, देखिए कर्नल क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस और प्लस इनर सेल के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। समझ में आया? कहने का मतलब ये जो है ना, ये 8 इलेक्ट्रॉन तो भाई बाहर वाला है, और चूंकि बचा क्या, उसमें बचा अभी कर्नल में न्यूक्लियस और प्लस में इनर सेल इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग कहोगे सर ये जो कर्नल है, जो इसका स्पेसिफिक नाम दे दियो कर्नल, सर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा कि निगेटिवली चार्ज होगा? तो बाबू जान लो, न्यूक्लियस अभी आयरन का है ना, ये कर्नल किसका है? आयरन का है। तो न्यूक्लियस तो बाबू कभी चेंज नहीं होगा, इसमें क्या है 26 प्रोटॉन होंगे। लेकिन इनर सेल में अभी जो 8 इलेक्ट्रॉन हमने लिखा वो तो बाहर निकल गए, केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो इसको लेना नहीं है। तो आप 8 इलेक्ट्रॉन घटा दो 26 में, तो 18 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो ओवरऑल बात किया जाए तो ये 26 प्रोटॉन यानी 26 प्रोटॉन अब 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो ओवरऑल जो कर्नल पे चार्ज होगा वो क्या होगा, यहाँ पे लिख लीजिए, चार्ज ऑन कर्नल क्या होगा? कर्नल इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्यों पॉजिटिवली चार्ज, आपको तो समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे 26 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ओवरऑल जो चार्ज होगा कर्नल पे वो पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर। ठीक है, अब देखिए एक बात और, ये देखिए यहाँ पे ये आयरन है, यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर आयरन, कितना सारा ये सारा कर्नल है। अभी हम बताएं ये कर्नल है, क्योंकि जब भी वो 8 इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो ये कर्नल हो जाता है मेटालिक सॉलिड में। तो ये सारा कर्नल है, ये सारा कर्नल है, बहुत सारे कर्नल्स होंगे वहाँ पे। और उसके चारों ओर जो है यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हम बताएं ट्रांजिशनल एलिमेंट्स जितने भी होते हैं उनका डी ऑर्बिटल और जो आउटरमोस्ट सेल होते हैं वो दोनों के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तरह से ना ये सी है, इसी को बोलते हैं सी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉन्स की बाढ़ हो गई है। हमने क्या बताया था, हमने एक बात आपको बताया था, याद होगा आपको, कि किसी भी सिस्टम में या किसी भी मेटल्स में या किसी भी जगह अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फ्री आयंस होंगे तब उसमें कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन उतना अच्छा कंडक्टिविटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। अगर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना अच्छा कंडक्टिविटी होगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक तो समुद्र है, किसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए ये कर्नल पॉजिटिवली चार्ज है, ये सारा इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिवली चार्ज है। तो इनके बीच में जो है ना एक अट्रैक्शन होता है। देखिए हर एक ये कर्नल पॉजिटिवली चार्ज, ये सारा इलेक्ट्रॉन इसको बांध के रखे हुए हैं, और बांधने के वजह से एक फोर्स डेवलप हो रहा है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिवली चार्ज निगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज निगेटिवली चार्ज, इसके बीच में एक फोर्स काम करता है। और वही फोर्स तो होता है बाबू, वही बॉन्डिंग तो होता है क्या? मेटालिक बॉन्डिंग। उसी बॉन्डिंग को तो मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। और उसी टाइप के सॉलिड को, वो सॉलिड जिसमें मेटालिक बॉन्डिंग होता है, उस सॉलिड को बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। चूंकि अब क्या है इसके अंदर की बात, क्या नहीं है, वो सारा मैं बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आप समझ गए, एक बेसिक आइडिया लग गया कि कैसे एक दूसरे को कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे जो है ना एक बहुत अच्छा मेटालिक बॉन्डिंग बन जाता है, बहुत ही तगड़ा वाला, जो कि जल्दी टूटता नहीं है। ये कर्नल पॉजिटिवली चार्ज, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। और जिस सॉलिड में मेटालिक बॉन्डिंग होती है वो मेटालिक सॉलिड कहलाता है। और यहाँ पे ये सारा इतना सारा इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे बाढ़ आया हुआ है। और यहाँ पे जो है ना, इसी के लिए
इस इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में है, इन्हीं के कारण जो है जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और हीट होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है और उसके साथ साथ हीट का भी। तो ये बात होता है। ये बात समझ में आया आपको? कर्नल आपको बता दिए मेटेलिक बॉन्डिंग कैसे होता है, सी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इतना बात समझ में आया। तो अभी मैं इसको मिटाऊंगा, जल्दी से लिख लीजिए इतना, उसके बाद आगे मैं बता रहा हूँ। जल्दी जल्दी कीजिए। तो आप लोगों ने लिख लिए हैं, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओहो हो ला 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 ही ही हु हा हा ही ना ना ना। अरे बबनी लिख लिए आप लोग, तो मैं अभी नेक्स्ट शुरू कर रहा हूँ। इतना आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं, तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं। एक बात और ध्यान रखिए, ये जो मेटल्स होते हैं ना वो गुड कंडक्टर ऑफ, अब थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लें। मेटालिक सॉलिड जो होते हैं उनका जो कुछ कैरेक्टर बात कर लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मेटालिक सॉलिड क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अरे यार हम समझा रहे तो कैसे नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो हमको बैक कीजिए, यूट्यूब में होता है ना ऑप्शन बैक करने का, ऐसे से टिपी 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 करते करते पीछे आप चले जाओगे, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग कर लेना, 2-3 बार देखोगे तो डेफिनेटली यह समझ में आ जाएगा। मेटल्स जो होता है ना गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यह बात आपको, मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा बाबू, क्लास 10 से पढ़ते, क्लास 9 से जो पढ़ते आ रहे हो, इतना तो पता ही होगा आपको। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। मेटल जो होते हैं वो मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं। मेलेबल डक्टाइल तो आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो। मेलेबल मतलब क्या, उसको पीट कर, मेटल को पीट कर थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी होती है। अब डक्टाइल क्या होता है, मेटल से जो है हम लोग बहुत लंबे तार खींचा जा सकता है, ठीक है। मेटल्स का वो प्रॉपर्टी जिसमें जो है उससे जो है ड्रोन इनटू वायर्स, मेटल्स को जो है ना वायर में ड्रोन किया जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं और उसको डक्टाइल बोलते हैं। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बाबू। मेटल जो है ना लस्टर होते हैं, ठीक है, उनके पास एक स्पेसिफिक काइंड का चमक होता है ना बाबू। अब क्या होता है, मेटल जो होता है ना सोनरस साउंड इनके पास होता है। छन की आवाज़, अगर कोई भी मेटल अगर हार्ड सरफेस पर गिरता है तो छन की आवाज़ होती है, वही प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनरस साउंड। समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मेटल्स आर जनरली वेरी हार्ड। मेटल्स आर जनरली वेरी हार्ड, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यह है कि सोडियम पोटाशियम आर वेरी सॉफ्ट, ठीक है। मेटल्स जनरली बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन इनका कुछ एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटाशियम बहुत ही सॉफ्ट होता है। अब आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। ये तो क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, 10th में भी पढ़े होगे, ये तो नॉर्मल बात थी। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट करना शुरू कर दीजिए। क्या है देखिएगा, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर इनिशियली the conductivity increases, but gradually the conductivity becomes decreases as we increase the temperature। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। ये क्या है भाई, बार बार गिर क्यों जाता भाई तू, मुझसे कोई प्रॉब्लम है तेरे को? चलिए नेक्स्ट क्या देख लेते हैं।
एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब हम लोग मेटल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनिशियली कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, मतलब शुरुआत में जो है कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसका कंडक्टिविटी कम पड़ने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे कंडक्टिविटी डिक्रीज, शुरुआत में तो बढ़ेगा लेकिन धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगा कंडक्टिविटी। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं बता रहा हूँ। पहले इतना आप लिख लो, यहाँ पे जगह नहीं है इसी के लिए, लिख लो तो आप, चलो लिख लो तो, चलिए लिख लिए है, मिटा देता हूँ। ऐसा क्यों होता है मैं बता रहा हूँ, ठीक। हो ला ला ला, ऐसा क्यों होता है बाबू? तो देखो, बिकॉज as we increase the temperature, the vibration takes place in कर्नल में वाइब्रेशन शुरू हो जाता है एंड इट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम इट्स पोजीशन, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कर्नल में वाइब्रेशन होने लगेगा, कर्नल जो है वाइब्रेट करने लगेगा और अपने पोजीशन से डिस्ट्रैक्ट होने लगेगा, अपने पोजीशन से इधर उधर होने लगेगा, जिसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। उनका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है यानी कर्नल जो है वो इधर उधर अपने जगह से हटने लगेगा, जिसके वजह से डिस्ट्रैक्शन होगा उसमें, एंड इलेक्ट्रॉन आर कमिंग closer to each other, and as a result of this, as a result of this, repulsion start, and hence conductivity डिक्रीजेज। समझे, ये रीज़न होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे कर्नल जो है ना, कर्नल ये जो कर्नल होता है इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये Fe का कर्नल है, 4 5 6 7 8, ये कर्नल जो है ना वाइब्रेट करने लगा, इस तरह से वाइब्रेट करने लगता है, ये कर्नल वाइब्रेट करने लगता है और अपने पोजीशन से डिस्ट्रैक्ट करने लगता है, अपने पोजीशन से डिस्टर्ब होकर इधर उधर चला जाता है और दूसरे कर्नल जो है दूसरे कर्नल के करीब आ जाता है, तो उस कर्नल और उस कर्नल में रिपल्सन शुरू हो जाता है। अब इधर से इस पोजीशन से दूर जाएगा तो अब इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्सन शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे के करीब आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन और कर्नल एक दूसरे के करीब आएगा तो जानते हैं ना रिपल्सन शुरू हो जाएगा, एक दूसरे से दूर भागेगा और दूर भागने के कारण ही कंडक्टिविटी जो है डिक्रीज होने लगता है। ये बात आपको समझ में आ गई है? चलिए, वीडियोस लंबा हो जाता है इसी के लिए हम देरी ना करते हुए नेक्स्ट अब समझ लेते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया? ये हमारा मेटेलिक सॉलिड जो पूरा ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, इतना आप छाप लो पहले। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद बच्चा लोग अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। बाबू मोस्ट इम्पोर्टेंट, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, इसका भी 3 टाइप्स होता है। पहले देख लेते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। सच सॉलिड इन विच सच सॉलिड मेड अप ऑफ molecules bonded with intermolecular forces, यानी वैसे सॉलिड जो मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, ठीक है, और उनके बीच में, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है अप्लाई होता है। यानी वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। इतना बात समझ में आया?
यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड वैसे सॉलिड होते हैं जो मॉलिक्यूल्स से बनते हैं और उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। ये हम पढ़ा चुके हैं। एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। एमएस का मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड। बारी बारी से हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो देख लेते हैं। वीकेस्ट फोर्स applied between the molecules, उस वीकेस्ट फोर्स का नाम है लैंडन फोर्सेस। यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड वैसा मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है उन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक सबसे वीकेस्ट फोर्स काम करता है जिसको लैंडन फोर्स बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं लैंडन फोर्सेस, ठीक है। ये होता है पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई? बहुत सारा एग्जाम्पल है। आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, हाइड्रोजन के बीच में, ये इनके बीच में क्या होता है भाई? फोर्स कौन काम करता है? लैंडन फोर्सेस। यानी यह एक प्रकार का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है जिसका नाम है लैंडन फोर्स। इनके बीच में काम करता है। जैसे हाइड्रोजन का एक इधर इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, फिर इनके बीच में शेयर हो गया। फिर यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इनके बीच में यहाँ पे शेयर हो गया। और इन दोनों के बीच में जो एक फोर्स डेवलप होता है बहुत कमज़ोर सा, बहुत ही नॉर्मल सा, बहुत वीक सा एक फोर्स काम करता है। उसी फोर्स का नाम है लैंडन फोर्स, जो कि बहुत ही वीक होता है, बहुत ही वीक होता है, वेरी वेरी वीक होता है। इतना बात समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया? तो ये हाइड्रोजन के बीच में, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में ये फोर्स काम करता है जो किस तरह के सॉलिड्स बनाते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाता है, ठीक है। इतना बात अगर समझ में आ गया है तो इसको हम लेते हैं मिटा और आगे बता रहे हैं, ठीक। चलिए पहले लिख लीजिए, तो हम इसको मिटा लेते हैं। लिख लीजिए, तो इतना जल्दी लिखिए क्योंकि इसी तीनों में हम इसको कर देंगे, ठीक है। चलिए लिख लिया, इसको मिटा दें। चलिए अब क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर बोले तो रूम टेम्परेचर पे ये जो है ना, नॉर्मल टेम्परेचर बोल लो और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये जो हैं गैसियस स्टेट में होते हैं। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर पे ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। कौन? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पर और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर रहेगा तो ये जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो गैसियस स्टेट में पाए जाएंगे, सॉलिड स्टेट में पाए ही नहीं जाएंगे। लेकिन एक और बात आप ध्यान रखिए, ये जो है ना बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कैसे होते हैं मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भाई इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो क्या होंगे? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे। अब एक और बात, दे आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं, दे आर सॉफ्ट। ये सॉलिड स्टेट में कब पाए जाएंगे? व्हेन द रूम टेम्परेचर very low and pressure is very high। यानी जब हम
रूम टेम्परेचर को बहुत 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 कम कर दे, रूम टेम्परेचर को बहुत 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 कम कर दे और प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई कर दे, तब जाकर ये हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, वो हमको सॉलिड स्टेट में मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं तो हमको नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमको सिर्फ और सिर्फ गैसेस स्टेट में मिलेगा। अगर हम लोग टेम्परेचर को बहुत कम कर दे और प्रेशर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दे, तब जाके होगा तो हमको सॉलिड स्टेट में हमको देखने को मिलेगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नहीं तो वो हमेशा गैसेस स्टेट में ही पाया जाता है। तो ये बात आई थिंक समझ में आ गया है, आ गया समझ में? इतना बात अगर समझ में आ गया तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बाबू यहाँ पर ख़त्म होता है। चलिए अब इसको मिटा लेते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, तो आप जल्दी से लिख लीजिए। तो चलिए भाई इसको मिटा देते हैं, मिटा दे, यस। चलिए तो इसका बात ही ख़त्म यहाँ तक हो गया। अब बात करेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड देखिएगा, डाइपोल डाइपोल force is applied between the molecules। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्स अगर अप्लाई होगा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाता है। ठीक है, जैसे में एग्जांपल क्या हो जाएगा बाबू? जैसे में एग्जांपल हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसे? तो देखिएगा, ये रहा हमारा HCl, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज, वो इस तरह से रहेगा। इधर भी एक बना लेते हैं HCl, HCl, इस पर सॉरी इधर ज़्यादा दूर हो गया, HCl, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल निगेटिव, इधर भी कुछ खिचिक। अब ये पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के बीच में एक फोर्स यहाँ पे काम करेगा। फिर एक बना लो भाई, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। HCl, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल निगेटिव, ये रहा खचाक। अब देखिए पार्शियल निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में भी एक फोर्स काम करेगा, और उसी फोर्स वो जो है ना इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, और उस फोर्स को बोलते हैं डाइपोल 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 फोर्स। यानी इन HCl मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, एकदम कमज़ोर सा फोर्स है, वैसे उसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। वो एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का ही एक टाइप होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स। इतना बात समझ में आया कि ये जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, ये जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, इनके बीच में डाइपोल डाइपोल यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्स काम करता है। जैसे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे एकदम कमज़ोर सा फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, उसको डाइपोल डाइपोल फोर्स बोलते हैं। इतना बात समझ में आया? तो इसको हम लेते हैं मिटा। पहले लिख लीजिए जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखे 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 जल्दी लिखे। चलिए बढ़िया। अब इतना पढ़ने के बाद और बहुत अच्छा सा पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आ रहा है आपको। चलिए भाई, अब क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। दे आर स्ट्रॉन्गर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये भी होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के तो बैड कंडक्टर होते ही होते हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं है इसमें भी, इसी के लिए इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। वही इसमें भी वही बात है, रूम टेम्परेचर पर एंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये क्या होते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये जो होते हैं गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर रूम टेम्परेचर को हम लोग बहुत कम कर दे, टेम्परेचर बहुत कम कर दे, बहुत,
और प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दे, तब जाके ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं ये हमको सॉलिड स्टेट में दिखाई पड़ते हैं। सॉलिड स्टेट में कब दिखाई देंगे, कोई पूछ देगा तो बोलिएगा रूम टेम्परेचर को बहुत कम कर दे, माइनस में ले जाए, और प्रेशर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दे, तब जाके जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है वो सॉलिड स्टेट में हमको मिल जाता है। यानी रूम टेम्परेचर को बहुत कम कर दे, प्रेशर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दे, तब जो है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हमको सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। अन्यथा जो नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर के कारण जो है वो गैसेस स्टेट में ही हमको मिलता है। इतना बात आ गया समझ में? इतना बात आ गया समझ में? इसको लेते हैं मीठा, पहले लिख लीजिए तो पहले इतना बात, फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। पहले इतना लिख लीजिए तो, लिखिए, चलिए लिख लिए हैं, चलिए मिटा दें, चलिए भाई। अगर तुम साथ हो, आहा। अब लास्ट बच गया हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसको इधर लिख लेता हूं मैं ताकि समझ में आए अच्छे से। इधर लिख लेता हूं मैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या होता है भाई हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड? वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है? फोर्स ऑफ attraction between the molecules is hydrogen bonding। यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, पहले एग्जांपल दे लेता हूं। वाटर, बहुत सारा वाटर, HNO यानी H2O, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये अब चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स के साथ ही होता है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये सिर्फ और सिर्फ फोन, FON, फोन के साथ ही होगा। बहुत अच्छा है। ये क्या भाई? H फोन, ये क्या? यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। FON फोन के बीच में होगा। फोन क्या है भाई? F का मतलब होता है फ्लोरीन, O का मतलब होता है ऑक्सीजन, और N का मतलब होता है नाइट्रोजन। इन्हीं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगी बहुत अच्छे से। H और इसके बीच में बॉन्डिंग F के साथ, ठीक है। इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव। ये देखिए खचा खचा, वाह। इधर देखिए फिर से देखिएगा, हाँ, HN के बीच में, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव। ये देखिए, अब ये F और H के बीच में एक बॉन्ड काम करता है। ये देखिए F और H के बीच में ये बॉन्ड काम करता है। इसी बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में ही हो सकता है, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, समझ रहे हैं? ऐसे होगा, देखिए, या तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, या तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, या तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में। ऐसे ही हो सकता है, नहीं तो और कहीं नहीं होगा। ठीक है, इतना बात आप लिख लीजिए तो पहले, इतना बात आप लिख लीजिए तो पहले, उसके बाद और अच्छे से बता रहे हैं। इतना बात लिख लीजिए तो चलिए अब इसको मिटा दे। बढ़िया, ऑक्सीजन और इससे जुड़ा 2 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन और इससे जुड़ा 2 हाइड्रोजन। अब देखिए, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, यहाँ अब होने लगेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है। यहाँ पे ये क्या हुई है? कौन बॉन्डिंग हुई है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है। अब
अब आप कहोगे ये सर ये वाटर है, बढ़िया बात है, लेकिन आप कहोगे सर वाटर तो सॉलिड होता नहीं है, वाटर तो लिक्विड होता है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आइस की। किसका बात कर रहे हैं भाई? आइस। आइस का भी केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो H2O ही होता है। और आइस जो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और बहुत ही कमज़ोर सा होता है, उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है ये बॉन्ड को, ठीक है। तो इनके बीच में जो है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। आप जो आइस देखते हो वो सारा क्या है? वो सारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। हमारा जो बर्फ़ होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो इतना बात समझ में आया। अब थोड़ा करैक्टरिस्टिक जान लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का करैक्टरिस्टिक क्या है। ये क्या है? हार्डेस्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर सॉलिड, ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर सॉलिड। सभी मॉलिक्यूलर सॉलिड, जितने सारे अभी मॉलिक्यूलर सॉलिड पड़े हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, उन सबों से स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे हार्डेस्ट होता है। अब क्या है भाई? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो है और हीट का जो है बैड कंडक्टर होता है, क्योंकि फ्री स्टेट में एक भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कहाँ से भाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने वाला है? नेक्स्ट देख लीजिए, ये जो है ना, ये जो है वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, नहीं तो और वोलेटाइल सॉलिड होते हैं। इसको हम लोग वोलेटाइल सॉलिड भी कहते हैं। वोलेटाइल लिक्विड कहने का मतलब वैसा लिक्विड जो तुरंत यानी कम डिग्री टेम्परेचर पर ही वाष्प बन के उड़ गया। या वोलेटाइल सॉलिड बोले तो वो जो है कम डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होने लगेगा, ठीक है। जैसे में आइस मेरा हाथ पे रखते ही मेल्ट होने लगता है, तो क्या है? वोलेटाइल नेचर का होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पूरा हमने अभी मेटालिक सॉलिड के बारे में पढ़े और पूरा मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में पढ़े। मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी क्या यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया बहुत अच्छे से। तो बाबू थोड़ा प्रॉब्लम था, इसी के वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी, लेकिन अब रेगुलर वीडियोस आएगी। थोड़ा प्रॉब्लम में हो जाती है, तबीयत ख़राब हो जाता है, इसी के वजह से वीडियोस नहीं आ पाती है, इसी के वजह से नहीं आ रही थी वीडियोस। लेकिन मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, अब वीडियोस एकदम डेली आएगी, ठीक है। टेंशन ना लेना है क्लास 12 के बच्चों, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।